फरवरी 2026 मिडिल ईस्ट में मिसाइल्स की बारिश हुई। Israel says it will escalate its strikes in response to new waves of Iranian. शहर थर्रा गए। Israel is launching a broad wave of strikes on Iran officials there. और अलायंसेस एक्टिव हो गई। और आखिर में दशकों से शांति से चल रहा एक कॉन्फ्लिक्ट एक ओपन वॉर में बदल गया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वॉर 2026 में नहीं तो बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था? तो ये जानने के लिए वी हैव टू गो बैक टू अ रिवॉल्यूशन, एन आइडियोलॉजी एंड अ राइवलरी दैट नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग, द रीजंस बिहाइंड द ईरान-इजराइल वॉर। ईरान और इजराइल दुश्मन बनने से पहले दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि जब 1948 में इजराइल और पैलेस्टाइन दो अलग अलग देश बने तो ज्यादातर मिडिल ईस्टर्न नेशंस इजराइल को एक अलग देश मानने के अगेंस्ट थे। लेकिन ईरान एक ऐसा देश था जिसने इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद रेजा शाह पहलवी। जहां ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था, वही इजराइल ईरान को एक्सचेंज में मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता था। और ये कोऑपरेशन सिर्फ ऑयल, मिलिट्री या इंटेलिजेंस तक सीमित नहीं था, तो दोनों को एक कॉमन कंसर्न था, रीजन में बढ़ता अरब नेशनलिज्म एंड सोवियत इन्फ्लुएंस। सो इवन इन ए हॉस्टाइल रीजन दे स्टूड ऑन द सेम साइड। लेकिन ईरान के अंदर सब स्टेबल नहीं था, क्योंकि कई लोग शाह के रूल से खुश नहीं थे ड्यू टू सो मच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल रिप्रेशन एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। और कई ईरानियंस को ये लग रहा था कि शाह के यूएस और इजराइल जैसे देशों के साथ क्लोज टाइज उनके इंडिपेंडेंस को कम कर देंगे। और धीरे धीरे ये गुस्सा एक मूवमेंट में बदल गया। उस टाइम पर रूहुल्लाह खोमेनी वाज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉइसेस अगेंस्ट शाह एंड देश के बाहर से, दैट इज फ्रॉम एक्साइल, वो गवर्नमेंट को हर तरीके से क्रिटिसाइज करते रहते थे कि इजराइल के साथ अच्छे रिलेशंस रखना गलत है और इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है। फिर आया 1979, जब पूरे देश में प्रोटेस्टर्स ने तहलका मचा दिया था, जिसके चलते शाह ईरान छोड़कर भाग गए। फिर कुछ समय बाद खोमेनी वापस आए एंड इरानियन रिवॉल्यूशन सक्सीडेड। नाउ ईरान वॉज नो लॉन्गर ए मोनार्की, मतलब एक ऐसा देश जो पहले पूरी तरह से एक ही आदमी के कंट्रोल में था, वो एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। और इस इरानियन रिवॉल्यूशन ने ईरान की पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल दी। और उनके वन ऑफ द फर्स्ट मेजर डिसीजंस ये थे कि उन्होंने इजराइल के साथ सारे टाइज खत्म कर दिए। इजराइल एम्बेसी को तेहरान में बंद करवा दिया और वही सेम बिल्डिंग को पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर कर दिया, जहां इजरायली एम्बेसी पहले ऑपरेट करती थी। ये सिर्फ पॉलिटिकल मूव नहीं तो एक मैसेज था। ईरान ने ऑफिशियली एक साइड चूज कर ली। उस टाइम से ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से एक दुश्मन की नजर से देखा और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड ऑपरेशन का सिंबल माना। सपोर्टिंग पैलेस्टाइन उनके आइडेंटिटी का एक मेजर पार्ट बन गया और इजराइल को अपोज करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। इजराइल के लिए ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि एक अलाय अचानक से एक पावरफुल आइडियोलॉजिकल अपोनेंट बन गया। और तभी से दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज़न्ट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, इट वाज अबाउट बिलीफ्स। एंड जस्ट लाइक दैट, बिना कोई वॉर डिक्लेयर करे, द फाउंडेशन ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस राइवलरीज वाज सेट इन मोशन। आफ्टर 1979 ईरान और इजराइल दुश्मन बन गए, पर उन्होंने कभी डायरेक्ट वॉर नहीं की, बल्कि उन्होंने एक अलग तरीके से लड़ना शुरू किया, शैडो वॉर। ईरान ये जानता था कि वो इजराइल पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, तो पहले उन्होंने इजराइल के अराउंड अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया बाय फंडिंग मेनी आर्म्ड ग्रुप्स अक्रॉस मिडिल ईस्ट रीजन। और उन ग्रुप्स में सबसे इम्पोर्टेंट था लेबनान का हिजबुल्लाह। ईरान की फंडिंग, वेपन्स और ट्रेनिंग के चलते हिजबुल्लाह ईरान के बॉर्डर के बिल्कुल पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गया। और यही नहीं तो सेम तरीके से ईरान ने हमास जैसे ग्रुप्स को भी गाजा में सपोर्ट किया। तो इस स्ट्रेटेजी से ईरान इजराइल को कभी भी प्रेशराइज कर सकता था बिना डायरेक्टली इजराइल से लड़े। तो इजराइल चुप कहाँ बैठने वाला था, लेकिन इजराइल ने अपने तरीके से जवाब दिया। इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रॉक्सीज, इट रिलाइड ऑन प्रेसिजन एंड इंटेलिजेंस। तो इजराइल ने कई ईरानियन लिंक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स करवाई, खासकर सीरिया में। इजराइल ने कई साइबर अटैक्स भी करवाए, जिसमें से एक था स्टक्सनेट, a powerful virus that damaged nuclear facilities in Iran. And then there were assassinations. Over the years, कई ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को मार दिया गया। हाँ, इजराइल ने कभी इस बात को ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया, लेकिन आप भी जानते हो कि कुछ चीजों को कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। So while the world didn't see any full-scale war, but the conflict was always active, hidden, constant and dangerous.
दोनों साइड्स बिना वॉर में उतरे एक दूसरे को कमजोर करने में लगे हुए थे, क्योंकि दोनों को पता था कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के अंजाम बहुत बुरे हो सकते हैं। So for decades they fought in silence, but with every attack in shadows they moved one step closer to fighting in the open. अब शैडो वॉर चल ही रही थी तो एक नया खतरा और खड़ा हो गया, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने क्लेम किया कि वो इस प्रोग्राम को पीसफुल पर्पसेस के लिए ही यूज करेंगे, लाइक एनर्जी एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट। लेकिन इजराइल ने इसे एक अलग एंगल से देखा, क्योंकि इजराइल के लिए ये सिर्फ एक कंसर्न नहीं तो एक थ्रेट था। मतलब अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लेता है तो मिडिल ईस्ट रीजन में पावर बैलेंस बिल्कुल बिगड़ जाएगा। ये डर 2000s में और बढ़ गया जब ईरान ने अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को एक्सपेंड किया। फैसिलिटीज लाइक नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी बिकेम ग्लोबल पॉइंट्स ऑफ कंसर्न। इस मुद्दे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई इंटरनेशनल पावर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गई और 2015 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ कॉल्ड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अंडर दिस डील ईरान एग्रीड टू लिमिट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम इन एक्सचेंज ऑफ रिलीफ फ्रॉम इकोनॉमिक सैंक्शंस। कुछ समय के लिए टेंशंस कम तो हुए, लेकिन 2018 में यूएस इस डील से पीछे हट गया और ईरान पर सैंक्शंस फिर से लागू कर दिए। ईरान ने भी रिटेलिएट किया बाय स्लोली रिस्टार्टिंग इट्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज और फिर से एक बार टेंशंस बढ़ने लगे। इजराइल के लिए ये सिचुएशन और भी ज्यादा अर्जेंट हो गई कि वो किसी भी हालत में ईरान को एक न्यूक्लियर पावर बनने नहीं दे सकता, क्योंकि इस वॉर में चीजें सिर्फ इन्फ्लुएंस पर डिपेंड नहीं थी जैसा पहले के टाइम पर हुआ करता था। इस बार बात थी इजराइल के सर्वाइवल की, और जब जब किसी के सर्वाइवल पर बात आती है तो उसका हर एक मूव और भी खतरनाक होता चला जाता है। For decades, conflict stayed in shadows, पर 2023 में सब बदल गया। रीजन पहले से ही टेंस था, तो गाजा में इजराइल और हमास के वॉर के चलते मिडिल ईस्ट के कई प्लेयर्स वॉर में इन्वॉल्व हो गए। ग्रुप सपोर्टेड बाय ईरान लाइक हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर के पास अटैक्स बढ़ाने शुरू किए। इजराइल पर हर साइड से प्रेशर था, तो इजराइल ने भी रिस्पॉन्ड किया बाय स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शंस। इजराइल ने गाजा में कई स्ट्राइक्स करवाई और सीरिया में भी कई ईरानियन लिंक्ड ग्रुप्स को टारगेट बनाया। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट्स केम इन 2024 जब इजराइल ने दमास्कस सीरिया में एक ईरानियन कॉन्सुलेट पर स्ट्राइक करवाई। ईरान के लिए ये सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं तो एक अटैक था ऑन इट्स प्रेजेंस एंड सोवरेनिटी, एंड दिस टाइम ईरान डिडंट स्टेड इन शैडोज। अप्रैल 2024 में ईरान लॉन्च्ड मैसिव अटैक्स ऑन इजराइल यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, एंड दिस वाज हिस्टोरिक, क्योंकि ईरान ने पहली बार खुद की टेरिटरी से इजराइल पर अटैक किया। कोई प्रॉक्सीज नहीं, कोई इनडायरेक्ट मूव नहीं, ओनली ओपन कॉन्फ्रंटेशन। इजराइल ने अपने अलाइज के साथ मिलकर ज्यादातर अटैक्स तो इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन दुनिया को ये मैसेज क्लियरली पहुंच गया कि जैसे जैसे ये दोनों साइड्स और एग्रेसिव होंगे द ओल्ड रूल्स विल ब्रेक, और ऐसा ही हुआ। इजराइल कंटिन्यूड टारगेटिंग ईरानियन पोजीशंस, ईरान एक्सपैंडेड इट्स रेडीनेस एंड इन्फ्लुएंस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन शैडो वॉर एंड रियल वॉर वाज डिसअपीयरिंग। After the first direct attack, things didn't calm down. सिचुएशंस और भी बिगड़ गई। मिडिल ईस्ट रीजन पहले से ही अनस्टेबल था। हमास के साथ वॉर ने ईरान के कई रीजनल नेटवर्क्स को कमजोर कर दिया था, लेकिन इजराइल के लिए भी सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल बनते जा रही थी, क्योंकि ग्रुप्स लाइक हिजबुल्लाह लगातार इजरायली बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ाते जा रहे थे। साथ साथ इजराइल भी अपने मिलिट्री ऑपरेशंस बढ़ाते जा रहा था बाय टारगेटिंग मोर ईरानियन पोजीशंस इन कंट्रीज लाइक सीरिया। और जब ये सब हो ही रहा था तो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा फिर से स्पॉटलाइट में आ गया। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करने लगा, जिसे इजराइल को किसी भी हालत में रोकना था। डिप्लोमेसी फेल होते जा रही थी और भरोसा तो एक तरीके से चला ही गया था, और अब दोनों देशों को लगने लगा था कि उनके आगे वाला देश उनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जब दो पावरफुल देश एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वॉर को अवॉइड करना मुश्किल हो जाता है। This wasn't just about strategies anymore. It was fear, urgency, and it was building towards something more bigger. फिर वो समय आया जब सब बदल गया। इन अर्ली 2026 टेंशंस फाइनली रीच्ड ए ब्रेकिंग पॉइंट। यूएस और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर स्ट्राइक्स करवाई, क्योंकि उनके लिए वो एक प्रिवेंशन था टू स्टॉप ए ग्रोइंग थ्रेट।
लेकिन ईरान के लिए ये एक एक्ट ऑफ वॉर था और इस बार रिस्पॉन्स बिल्कुल इमीडिएट था। ईरान ने भी मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए, नॉट ओनली टुवर्ड्स इजराइल बट ऑल्सो टुवर्ड्स मिलिट्री टारगेट्स अक्रॉस द रीजन। एक लड़ाई जो पहले छुपी हुई थी was now fully visible. No more proxies, no more denials. This was direct war, and the world watched closely because this wasn't just another regional conflict. It had the potential to pull in global powers. This war didn't start in a single moment. It was built over decades of rivalry, of ideology, of fear, from allies to enemies to open war. And now, as missiles replace silence, the world is left with one question. How far will it go? I am Sarang and you are watching Worldline Films.